ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। उसने मुझे इसके बारे में लगभग 1 साल पहले बताया था। हम उसे मिंजी कहेंगे। मिंजी अपने 28वें दशक के अंत में है और दक्षिण कोरिया में अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती है। कुछ साल पहले एक शाम वह एक हाई स्कूल लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी। वे काफी देर तक पढ़ाई कर रहे थे और बसें चलना बंद हो गई थी। उसके घर से दूर होने के कारण लड़के ने पूछा कि क्या वह रात को उसके फर्श पर सो सकता है और सुबह पहली बस ले सकता है। मिंजी बहुत अनिच्छुक थी क्योंकि एक किशोर पुरुष छात्र को रात रुकने के लिए बुलाना एक अच्छा विचार नहीं लग रहा था, लेकिन वह उससे अनुरोध कर रहा था और अंततः वह मान गई। वे वापस उसके एक कमरे वाले अपार्टमेंट में गए और वह बिस्तर में चली गई, जबकि उसने एक कंबल भी फर्श पर, और वे दोनों सो गए। कुछ घंटे बाद, शायद रात के 2 बजे, लड़का मिंजी को जगाता है। मुझे सच में भूख लगी है, वह कहता है। चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। मिंजी अपनी आंखें खोलती हैं और अविश्वास में उसकी ओर देखती है। खाना? अभी? ये 2 बजे रात है, वापस सोने जाओ। लेकिन छात्र जोर देता है। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो अभी कुछ खाते हैं। वह उसे बताती है कि रसोई में कुछ रेमन है और वह अपने लिए बना सकता है। ये उसे संतुष्ट नहीं करता। वह रेमन नहीं चाहता। रास्ते पर एक 24 घंटे खुला रहने वाला स्थान है, चलो वहीं चलते हैं। आखिरकार कई मिनटों की मनाने के बाद लड़का मिंजी को अपने साथ रेस्तरां चलने के लिए मना लेता है। वे अपार्टमेंट छोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे सड़क पर होते हैं, लड़का मिंजी की तरफ मुड़कर कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं रात के बीच में उठा और तुम्हारे बिस्तर के नीचे देखा, ये वहां एक आदमी सो रहा है। वे पुलिस को बुलाते हैं और पता चलता है कि एक बेघर आदमी मिंजी के अपार्टमेंट में रह रहा था, जो 2 महीने तक बिस्तर के नीचे सोया हुआ था। लड़के ने उसे केवल इसलिए देखा क्योंकि वह फर्श पर लेटा हुआ था, जिससे उसे बिस्तर के नीचे साफ दिख रहा था। मैं कैलिफोर्निया के 29 पाम्स से न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क के लिए एक शॉर्टकट ड्राइव कर रहा था। 29 पाम्स एलए के पूर्व में उजाड़ उच्च रेगिस्तान में स्थित है। शॉर्टकट पूरी तरह से खालीपन के बीच में 2 लेन की सड़क था, अम्बॉय से गुजरते हुए। अम्बॉय एक लगभग अबैंडन किया हुआ शहर है जो लगभग डेथ वैली जितना समुद्र तल से नीचे है। तो मैं दोपहर में अकेले गाड़ी चला रहा था और एम्बॉय और I-40 के बीच पहाड़ों में गाड़ी चला रहा था। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैं एक घाटी के माध्यम से उत्तर की ओर गाड़ी चला रहा था, जिसके दोनों ओर ऊंची घास थी। आगे की तरफ मैंने सड़क के बीच में कुछ चीजें देखी। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने गति धीमी कर दी और देखा कि एक लाल पोंटियक फिएरो दोनों लेन में आड़ी खड़ी है। एक सूटकेस खुला है जिसमें कपड़े बिखरे हुए हैं और 2 शरीर सड़क पर औंधे पड़े हैं, एक पुरुष और एक महिला। मैं लगभग 100 फीट की दूरी पर रुकता हूं और मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं। मरीन होने के नाते मैं सीट के नीचे से 9 मिलीमीटर की पिस्तौल निकालता हूं और एक राउंड चैम्बर करता हूं। कुछ बहुत गलत लग रहा था। यह बहुत परफेक्ट दिख रहा था, मानो किसी ने इसे प्लान किया हो। खात कुछ तो गड़बड़ थी। जैसे ही मैंने सड़क पर नजर डाली, मैंने एक लाइन देखी जिसे मैं ड्राइव कर सकता था। सड़क में व्यक्ति के बाईं ओर से पास करता हुआ फिएरो के पीछे महिला के दाईं ओर मुड़ता और मैं दूसरी तरफ होता। मैंने इसे पहले गियर में डाला, उसे नीचे दबाया और वह लाइन ड्राइव की जो मैंने योजना बनाई थी। मैंने बिना फिएरो के पीछे या सड़क पर पड़े शरीरों को मारे हुए गुजर गया। मैं कुछ 100 फीट आगे बढ़ा और धीरे हो गया ताकि मैं सांस ले सकूं और मेरा दिल धीमा हो सके। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मैंने देखा कि दोनों शरीर घुटनों के बल खड़े हो गए थे और कार और शरीर के पास सड़क के दोनों ओर लंबी घास से 20 लोग निकल आए थे। उसी क्षण मेरे दाहिने पैर ने गैस पैडल को जमीन तक दबा दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक मुझे I-40 पूर्वी ऑन रैंप के लिए धीमा नहीं करना पड़ा। मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मेरा क्या होता अगर मैं कार से उतरकर इन शरीरों की जांच करता या अपनी कार को उनके पास रोकता। कुछ दोस्त और मैं जेम्स नदी पर रात में मछली पकड़ रहे थे। हम किनारे पर एक अच्छी सी आग जलाकर बैठे थे, जहां कुछ हल्की फुल्की बातें और कुछ बियर चल रही थी, जब अचानक सभी ने बात करना बंद कर दिया, जैसे कोई स्विच बंद कर दिया गया हो। हम सब नदी के पार देख रहे थे और ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ या कोई हमें घूर रहा हो। ये एक बहुत ही असहज भावना थी, जिसे समूह के कुछ लोग विशिष्ट माचो हास्य से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, जब दूसरे किनारे से एक खतरनाक आवाज आई जिसने सभी को वहीं जड़ कर दिया। यह आवाज ऐसी थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी और इसने मेरे शरीर के हर रोंगटे को खड़ा कर दिया और झंझना दिया।
इसका वर्णन करने का एकमात्र तरीका यह है कि यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली व्यक्ति बिना भाषाई कौशल के जिंदा चीर डाला जा रहा हो। कोई शब्द नहीं, बस यह तीव्र भयानक चीख। वो कोई हिला नहीं और न ही किसी ने कोई शब्द कहा। हम सब वहां बैठे बस घूरते रहे, जब अचानक पहली चीख से भी ज्यादा जोर से दूसरी चीख निकल पड़ी। इस समय तक हम में से कई लोग अपनी ट्रकों की ओर दौड़ रहे थे, जो कुछ गज की दूरी पर खड़ी थीं। विभिन्न आग्नेयास्त्र ले रहे थे। जब हम वापस आए तो हम सब वहां चुपचाप बैठे थे, अपनी नजरें दूसरी किनारे की ओर लगाए हुए, हमारी आग की रोशनी को देख रहे थे, परावर्तित होकर चट्टानों से। हम वहां बैठे दूसरे किनारे से किसी और चीख या कुछ चलने का इंतजार कर रहे थे। अंततः एक तीसरी चीख अचानक आई, लेकिन इस बार नदी के हमारे किनारे झाड़ियों से करीब 1 गज दूर से आ रही थी। हम सभी वहां से तेजी से निकल गए, अपना अधिकतर सामान वहीं छोड़कर। जब हम अपनी ट्रकों तक पहुंचे तो हमने एक बार फिर से चित्कार सुनी, जो पेड़ों की कतार के ठीक पीछे से आ रही थी। हम सब ने वहां से तेजी से भाग लिया और कभी यह पता नहीं चला कि आवाजें किसकी थीं। यह शुक्रवार की रात थी और मेरा दोस्त मुझे उसकी कार में मेरे घर से लेने आ रहा था। मैं जल्दबाजी में था क्योंकि हम शहर में हॉकी खेल के लिए लेट हो रहे थे। पूरी कार यात्रा के दौरान हम इतना अच्छा समय बिता रहे थे कि मुझे यह भी नहीं पता चला कि मेरे पास मेरा फोन नहीं था। मैंने कार की सीट और फर्श में देखा, लेकिन वह कार में नहीं था। मुझे पक्का था कि मैं उसे बस भूल गया था। हॉकी खेल के दौरान मैं यह सोचकर परेशान था कि कहीं मेरा फोन गिर तो नहीं गया। इसलिए मैंने अपने दोस्त का फोन उधार लिया और बाथरूम की ओर दौड़ा। मैंने अपना नंबर मिलाया और आशा की कि मेरे घर पर कोई फोन उठाएगा। 3 बार घंटी बजी, तब किसी ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी कुछ नहीं बोला। मैंने फोन में चिल्लाकर कहा कि मैं बस ये जांच रहा था कि मैंने अपना फोन घर पर छोड़ा है या नहीं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि यह मेरा छोटा भाई ही है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने फोन रख दिया। उस रात जब मैं देर से घर पहुंचा तो देखा कि मेरे माता पिता घर पर नहीं थे। मैं घर के अंदर गया और यह देखने के लिए उन्हें फोन किया कि वे कहाँ थे। उन्होंने मुझे बताया कि वे खाने और पार्क में एक कॉन्सर्ट देखने छोटे भाई के साथ गए थे। उन्होंने कहा कि वे मेरे गेम के लिए जाने के तुरंत बाद निकल गए थे और लगभग आधे घंटे में घर आ जाएंगे। इसलिए मैंने फोन काट दिया और अपने मोबाइल फोन को खोजने की कोशिश की। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, अगर मेरा परिवार घर पर नहीं था तो मेरे फोन को किसने उठाया हो सकता था। मेरे पेट में दर्द हुआ जब डर फैल गया। उसी क्षण मैंने अपने घर के पिछले दरवाजे को खुलते और बंद होते सुना। मैं तुरंत सामने के दरवाजे से पड़ोसियों के पास गया और पुलिस को बुलाया। जाहिर तौर पर पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था और कोई बस हमारे घर में चला आया था। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हम घर में अजनबी के साथ सो सकते थे। कुछ समय पहले मेरे परिवार के पड़ोस में एक परिवार आया था। उनके पास एक बेटा था जो बहुत अजीब था। वह स्लैशर मूवीज को लेकर जुनूनी था और हमेशा चाहता था कि मैं वियतनाम में मेरे सेवा के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बात करूं, जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं सुनना चाहेगा। उसे आवारा जानवरों को परेशान करने में भी मजा आता था। यह आदमी एक पागल था। उस समय वह 19 साल का था और मेरी बेटी 7 साल की थी, लेकिन वह हमेशा उससे बात करना चाहता था। जब वह स्कूल से घर लौटती थी तो वह उससे बातचीत करने लगता था। वह तब भी उससे बात करता था जब वह पीछे खेल रही होती थी। लेकिन जो वास्तव में मेरे गुस्से की वजह बना वह था जब उसने हमारे घर फोन किया ताकि उससे बात कर सके। बस हो चुका था। मैं वहां गया और उस पर और उसके माता पिता पर गुस्सा किया। उन्हें कहा कि वह उससे दूर रहें और मैं उसे फिर कभी ना देखूं। तभी चीजें अजीब हो गईं। मेरी बेटी हमेशा से थोड़ी कल्पनाशील और बेचैन थी। उसे लगता था कि उसके बिस्तर के नीचे राक्षस हैं और इस तरह की बातें। इसलिए जब उसने मुझसे कहा कि उसकी अलमारी में कुछ रह रहा है और रात में वह हमें बताने के लिए उठने से डरती थी, लेकिन दिन में वह वहां नहीं होता था, तो हमने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा। कुछ सप्ताह बीत गए और एक रात मेरी पत्नी और बेटी मेरी माँ के घर लड़कियों की रात मना रही थीं, तो मैंने HBO बॉक्स की चाबी घुमाई और कुछ फिल्में देखीं। अंत में नीचे सो गया। लगभग 2 बजे रात मुझे अपने पड़ोसी का फोन आया, जिनका एक डरावना बेटा है। उन्होंने कुछ इस तरह कहा, हमने देखा कि आप जाग रहे थे, इसलिए हमने कॉल किया। हमारा बेटा लापता है। मैं बाथरूम जाने के लिए उसके कमरे के पास गया और उसका दरवाजा खुला था, जो असामान्य है, और उसका कोई निशान नहीं था। हमें उसकी खोज में मदद की जरूरत है। फोन कॉल ने मुझे जगा दिया। हालांकि मैं जागा नहीं था, तो मैंने पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? ओह, हमने आपको ऊपर चलते हुए देखा और लाइट जल रही है।
मेरा खून बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मैं सोफे पर बेसुध पड़ा था और मुझे पता है कि किसी ने लाइट नहीं जलाई थी। मैंने उनसे फोन काट दिया, अपनी ट्रक की ओर दौड़ा ताकि अपनी शॉटगन ले सकूं, लेकिन इस समय तक देखा कि शेरिफ मेरे पड़ोसी के घर के सामने आ रहे थे। मैंने जल्दी जाकर उन्हें बताया कि मेरे घर में कोई है, और अब मैंने देखा कि मेरी बेटी के कमरे की बत्तियां जल रही थीं और एक छाया इधर उधर घूम रही थी। जब डेप्यूटीज अंदर गए, उन्होंने वहां पड़ोसी लड़के को मेरी बेटी के कमरे में उसकी अलमारी में एक अच्छी सी व्यवस्था के साथ इंतजार करते पाया। उसने कहा कि उसे चांदनी में उसे सोते देखना पसंद है